रुद्रा क्लासेस कैकड़ी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ 40 ऐसे प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि विज्ञान कक्षा 10 की बुक में से बनाए गए ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? यानी कि जो पिरामिड बनते हैं तो उन पिरामिड्स में से कौन सा ऐसा पिरामिड है जो सदैव सीधा ही बनेगा, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन है पहला जीव भार का पिरामिड, दूसरा ऑप्शन है जीव संख्या का पिरामिड, तीसरा जो ऑप्शन है वो है ऊर्जा का पिरामिड। अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि इनमें से कौन सा पिरामिड है जो एकदम सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, तो वो कौन सा पिरामिड होगा। तो देखिए इसका आंसर, क्योंकि यहीं पे आपको पता चल गया, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो एकदम सीधा बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन वैसे देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन वैसे है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये इसका होगा नहीं, क्योंकि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सदैव सीधा बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जीव भार का पिरामिड उल्टा भी बन सकता है, जीव संख्या का पिरामिड उल्टा भी बन सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट राइट है। ये ऐसा प्रश्न है जो कई बार कंपटीशन एग्जाम, जो भी चाहे रीट हो, सीईटी हो, चाहे अदर एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल हो, उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड प्रश्न है, अपरद या फिर जिसको इंग्लिश में डेट्राइट कहते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? ये जो अपरद होते हैं ये किससे मिलकर बनते हैं? तो ये बनते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है फल और प्राणियों के मृत अवशेष से, बिल्कुल सही है ये। सेकंड ऑप्शन पत्तियों से, सड़ी गली पत्तियों से, सूखी पत्तियों से, छाल एवं मल आदि से, बिल्कुल ये तीनों ही ऑप्शन एग्जैक्ट सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी से जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उसको हम बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला या डेट्राइट फूड चेन। तो इसीलिए ये सारे ऑप्शन सही होने की वजह से इसका सही एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है वन वैसे प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित नहीं होता है। फसल पारिस्थितिकी तंत्र, ये एग्जैक्ट सही ऑप्शन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि फसल मनुष्य बोता है अपने खेत के अंदर, अपने अकॉर्डिंग वो पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करता है फसल बो करके, तो वह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे घास स्थल जो कि ग्रासलैंड है वो प्राकृतिक होते हैं, और अलवणीय जल जो पारिस्थितिकी तंत्र जो कि प्राकृतिक होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो कृत्रिम होगा या मानव निर्मित होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, फसल पारिस्थितिकी तंत्र। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बतानी है आपको कि किस दिशा में होता है और कितनी दिशाओं में होता है। तो हमेशा याद रखना, ये जो ऊर्जा का प्रवाह होगा ये हमेशा एक दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? एक दिशा में, और वो एक दिशा होगी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। किधर होगी? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। तो सदैव एक दिशा में ही ये ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एक दिशीय। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का स्तर होता है, कि जो हरे पादप होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में कहां पर स्टैंड करते हैं? तो पहला ऑप्शन है उत्पादक, यही एग्जैक्ट सही ऑप्शन है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है अपना, इकोसिस्टम जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, शब्द सबसे पहले किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो इकोसिस्टम देने वाला जो वैज्ञानिक है वो आपको याद रखना चाहिए, मुंह पे ही याद होना चाहिए, वो है एजी टेंसले। कौन सा है? एजी टेंसले। तो ये आपको याद रखना है मेमोरी टिप के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? देखिए ये प्रश्न सोचने का है कि प्रत्येक जो पोषण स्तर है, जैसे कि उत्पादक है, उपभोक्ता है, उस उपभोक्ताओं में भी प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो ये जो प्रत्येक पोषी स्तर है ये कितना प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो उपयोग पूछे तो आपको बताना है 90%, क्योंकि 90% ये उपयोग करते हैं और 10% ये आगे ट्रांसफर करते हैं, दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण करते हैं। तो 90% ये उपयोग करते हैं। ओके, और 10% क्या करते हैं? ये स्थानांतरण करते हैं। तो आपको यहाँ पे उपयोग पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा, 90% उपयोग करते हैं।
अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाधिक संख्या होगी वो किसकी होगी? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन इसका पहला है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है अपघटक। तो देखिए वैसे तो जनरली क्या होते हैं, उत्पादक ज्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन में अपघटक भी दे रखा है, इसलिए अपघटकों की संख्या उत्पादकों में से भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो अपघटक होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं और कई ज्यादा संख्या में ये होते हैं, ठीक है ना। अपघटक वही सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि अपमार्जक का काम करते हैं। अच्छा, इस ऊपर वाले प्रश्न में आंसर 10 नहीं होगा, फिर बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे उपयोग पूछा है, स्थानांतरण नहीं पूछा है, ठीक है ना। अगर स्थानांतरण पूछता तो यहाँ पे 10% होता, ओके, लेकिन क्योंकि उपयोग पूछा है, उपभोग या फिर उपयोग पूछे तो आपको 90% आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक झील में द्वितीय यानी कि दूसरा पोषण स्तर कौन सा होता है? एक झील के अंदर द्वितीय पोषण स्तर कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो देखिए द्वितीय पोषण स्तर जो होगा वो होगा प्राणी पल्लवक का, क्योंकि पादप पल्लवक जो होते हैं वो तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्रथम पोषण स्तर होते हैं, और द्वितीय कौन हो जाएगा? प्राणी पल्लवक, जो कि इन पादप पल्लवकों को खाने वाले होते हैं, प्राणी पल्लवक। तो ये प्राणी पल्लवक जो है वो कौन से हो जाएंगे? द्वितीय पोषण स्तर, यानी कि दूसरा पोषण स्तर हो जाएगा प्राणी पल्लवक का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अपना जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न चलते हैं। चलो अगला प्रश्न है अपना द्वितीयक उत्पादक है। आपको द्वितीयक उत्पादक बताना है कि इनमें से द्वितीयक उत्पादक कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शाकाहारी उत्पादक, मांसाहारी और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है द्वितीय उत्पादक। आपने सुना होगा प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं? हम प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधों को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक उत्पादक नहीं पूछा है, द्वितीय उत्पादक पूछा है। द्वितीय उत्पादक उनको कहेंगे जो प्राथमिक उत्पादकों को खाते हैं, और प्राथमिक उत्पादक जो कि हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको कौन खाते हैं? शाकाहारी खाते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय उत्पादक होंगे शाकाहारी। कौन होंगे? शाकाहारी होंगे। तो शाकाहारी जीव जंतु को हम क्या कह सकते हैं? द्वितीय उत्पादक कह सकते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत बताना है आपको कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा कहां से आती है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य होता है, ओके। चलिए अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। आपको बताना है कि कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। सामान्यतः लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड। ये क्या होता है? सामान्यतः ये उल्टा ही बनता है, ठीक है ना, क्योंकि समुद्र के अंदर जो जैव भार होगा, जैव भार का मतलब है कि भाई जो जीव जंतु है उनका भार, जीव जंतुओं की मात्रा, उनका जो भार है उससे संबंधित है। तो ये हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब है कि यहाँ पे उत्पादक का जैव भार कम होगा और उपभोक्ताओं का जैव भार ज्यादा होगा, ओके। तो पहला ऑप्शन इसका से बनेगा एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड। ये सामान्यतः उल्टा ही बनता है, वरना आपको बताया था ऊर्जा का पिरामिड जो ब ऑप्शन में, ये तो सदैव सीधा बनता है। बाकी ये दोनों भी उल्टे बन सकते हैं, बट जनरली जो सामान्यतः बात है वो बनेगी जैव भार का पिरामिड, जो कि समुद्र के अंदर उल्टा बनेगा। अगला प्रश्न है, चारण खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी को क्या कहा जाता है। तो चारण जो खाद्य श्रृंखला है, ग्रासिंग फूड चेन, उसके अंदर जो मांसाहारी है उस मांसाहारी को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी कौन से स्तर पे आता है। अभी इससे पहले भी प्रश्न आया था एक कि द्वितीय, वहां पे आया था आपको द्वितीय उत्पादक पूछा था। यहाँ पे हम इस मांसाहारी को क्या कहेंगे? देखिए प्राथमिक उत्पादक कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक तो हम हरे पेड़ पौधों को कहते हैं। द्वितीय उत्पादक ये शाकाहारियों को कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सही ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो शाकाहारी को कहते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन बचा द्वितीय उपभोक्ता। तो ये द्वितीय उपभोक्ता वाला ऑप्शन एग्जैक्ट सही है कि मांसाहारी को हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? शाकाहारी। तो द्वितीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा? मांसाहारी, ठीक है। चलिए अच्छा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रुद्रा क्लासेस केकड़ी जो कि आप चैनल देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, बेहतर बना सको। और इस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें।
चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर का है अपने पास में, पारितंत्र में कौन से घटक सम्मिलित होते हैं, यानी कि जो पारितंत्र है उसमें कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है जैविक घटक, अजैविक घटक, जैव और अजैव घटक दोनों और कोई नहीं। तो आपने पढ़ा है कि इस पारितंत्र के दो ही घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जैव और अजैव घटक दोनों। चलिए 15वां प्रश्न है, आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर कौन है। तो आहार श्रृंखला जो होती है उसका जो प्रथम पोषी स्तर होता है वो हमेशा आप जानते हो कौन होता है, उत्पादक, क्योंकि आहार श्रृंखला शुरू कहां से होती है, उत्पादकों से। तो प्राथमिक स्तर जो होगा, प्रथम पोषी स्तर, वो कौन होगा, उत्पादक होगा। चलिए अगला 16 प्रश्न है, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये जो स्वपोषी पादप होते हैं ये पेड़ पौधे प्रकाश से ऊर्जा लेकर के उस प्रकाश की ऊर्जा को, सौर्य से ऊर्जा लेकर के इस ऊर्जा को किस में बदलते हैं, भौतिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा में। तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और भोजन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक ऊर्जा में ये बदलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है 17वां, आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। देखिए आ गया आपका प्रश्न, जो कि पहले वाला प्रश्न था वो इसका अपोजिट था, यहां पे आया स्थानांतरित होती हैं। तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाएगी, ये हमेशा जाती है 10%, और इसे हम 10% का नियम भी कहते हैं कि ओनली 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाएगी, बाकी 90% ऊर्जा नहीं जाती है, वो खत्म, खर्च हो जाती है, व्यय हो जाता है या उपभोग हो जाता है उसका, ठीक है। तो केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाएगी, यानी कि पादपों से शाकाहारियों में जाएगी तो 10%, शाकाहारियों से मांसाहारी में जाएगी तो केवल 10%। ओके, चलिए इसे 10% का नियम हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, आहार जाल में किस प्रकार की आहार श्रृंखला उत्तम मानी जाती है। तो जो आहार जाल होता है, फूड वेब होता है, उसके अंदर कौन सी फूड चेन उत्तम मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है। तो देखिए यह है सीधी आहार श्रृंखला, नहीं सीधी नहीं होनी चाहिए, इसको बेस्ट नहीं मानते, वैसे तो सीधी भी होती है लेकिन बेस्ट नहीं मानते इसको। शाकाहारी यानी कि जो शाखान्वित आहार श्रृंखला है, शाखान्वित का मतलब जिस ब्रांच्ड, यानी कि बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, कहने का मतलब वो एक जो आहार श्रृंखला है वो दूसरी आहार श्रृंखलाओं से भी कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो शाखान्वित आहार श्रृंखला एक आहार जाल में उत्तम मानी जाती है क्योंकि ये ज्यादा स्थायी होती है। ओके, इसलिए स्थायित्व इसका ज्यादा होता है, इसलिए इसको उत्तम मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए एक और प्रश्न आ गया जो कि आपको कंफ्यूज करता है। तो ये 3 प्रश्न आते हैं ऐसे परसेंटेज वाले जो कि आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें आपको ये पूछ रहा है, इसका आंसर 10% नहीं होगा, नहीं 90% होगा। इसका आंसर होगा कि जो सूर्य से जितनी भी ऊर्जा मिल रही है उस टोटल ऊर्जा का जो हरे पेड़ पौधे हैं वो कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में बना रहे हैं। अभी पढ़ा था ना, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, तो कितने प्रतिशत रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, वो ओनली 1%, केवल 1% ऊर्जा को ही वो रासायनिक ऊर्जा में भोजन के रूप में बदल पाते हैं। तो ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसके आंसर कभी तो 1% निकलता है, किसी का 10% निकलता है और किसी का 90% निकलता है। तीनों प्रश्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। देखो ये वापस यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये वापस रिपीट हो गया, ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया। वहां पे केवल पूछा था कि ऊर्जा की दिशा बताइए, है ना, तो वहां पे हमने कहा था कि भाई एक दिशीय होता है, यहाँ पे भी इसका आंसर एक दिशीय होगा। यहाँ पे पूछा कि खाद्य जाल में, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है बस प्रश्न की, कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में ही होगा और वो दिशा होगी उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21वां। आज की क्लास में 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हूं, इसलिए आप क्लास को पूरी जरूर देखें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। इस क्लास को पूरी देखोगे ना तो मैं कहता हूं 100% आपको बेनिफिट होगा। इस क्लास में से आपको 1% 100% से अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मैं अब कंटिन्यू क्लासें डालता रहूंगा ऐसे ही। चलिए अगला प्रश्न है अपना 21वां, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक आहार श्रृंखला सही बनाई हुई है, बाकी तीनों गलत हैं। तो सही को पहचाना है। देखिए पहली है उत्पादक, तो आहार श्रृंखला उत्पादक से शुरू होगी, फिर आ गया मांसाहारी, फिर आ गया शाकाहारी, जो कि उल्टा हो गया काम, शाकाहारी पहले आना चाहिए, मांसाहारी बाद में आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है उत्पादक शाकाहारी,
मांसाहारी और अपघटक, जो कि एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन एग्जैक्ट सही है कि सबसे पहले उत्पादक होगा, फिर शाकाहारी होगा, फिर मांसाहारी होगा, फिर अपघटक होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण दूसरा ऑप्शन कर रहा है। तीसरा अपघटक से शुरू हो रहा है, उत्पादक आ गया, और चौथा ऑप्शन शाकाहारी होकर के मांसाहारी हो गया, ये गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एग्जैक्ट सही है, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक। ओके, चलो अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं को मुख्यतः बांटा गया है। तो जो उपभोक्ता होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला शाकाहारी, बिल्कुल शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी उपभोक्ता भी होते हैं। सर्वाहारी, जो कि दोनों को खाते हैं, दोनों का मतलब है कि यहाँ पे हरे पेड़ पौधों को भी खाएंगे और मांस को भी खाएंगे, तो उसको हम कहेंगे सर्वाहारी। तो यहाँ पे उपभोक्ता तीनों ही प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है अपना कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, उसमें कौन सी गैस काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं CO2 गैस। कौन सी गैस लेते हैं? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमेशा याद रखना। ओके, चलो अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए ओजोन जो गैस है वो ऑक्सीजन ही है, बस ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 अणु होते हैं और ओजोन के अंदर 3 अणु होते हैं। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे? 3 अणु होंगे, जबकि ऑक्सीजन जो गैस होती है उसके अंदर 2 अणु होते हैं, लेकिन ओजोन के अंदर 3 अणु होंगे, यानी कि O3 को हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ओजोन पर क्या करती है? हमारे रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट कौन से वर्ष में देखी गई है? तो तीव्रता से जो गिरावट देखी गई है वो 1980 के वर्ष में देखी गई थी। कब देखी गई थी? 1980 के वर्ष में देखी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1980। चलिए अच्छा, वैसे ये क्लास जो है, ये जो चैप्टर है ये कॉमन है 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में दोनों में, तो इसीलिए दोनों क्लासों, ये जो क्लास है ये दोनों ही 12th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अदर जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये सेकेंडरी एग्जाम की और सीनियर सेकेंडरी लेवल की साइंस पूछी जाती है। वैसे सीनियर सेकेंडरी कम पूछी जाती है, तो मैं सेकेंडरी लेवल की ही लाया हूँ ये। तो जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसमें वो 10th लेवल के ही हैं, इसलिए ये सारे कंपटीशन एग्जाम में जिसमें साइंस आती है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पशु परीक्षण है, CET है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, वगैरह वगैरह और भी एग्जाम है ना। चलिए अगला प्रश्न है अपने पास में, आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? तो देखिए आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित रहती है, इकट्ठी कहाँ पे रहती है? तो देखिए ऊर्जा को बनाने का काम कौन करता है? उत्पादक। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास रहेगी? उत्पादकों के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा से होगा, उत्पादकों में सबसे ज्यादा ऊर्जा संचित होगी, क्योंकि अगले वाले में शाकाहारी में, मांसाहारी में आगे जो जाती है वो केवल 10% ही जाएगी। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? उत्पादकों में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण यहाँ पे कौन कौन कर रहा है? तो यहाँ पे देखो इस बार प्रश्न ऐसा ही एक बार पहले पूछा जा चुका है, लेकिन वहां पे ऑप्शन अलग थे, अब यहाँ पे ऑप्शन अलग है। यहाँ पे भी वही है, आहार श्रृंखला एक दे रखी है आपको, 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है। देखिए पहला ऑप्शन घास, गेहूं, आम, इसमें एक दूसरे को खाने वाले नहीं है ना, ये तीनों ही पौधे आ गए, उत्पादक आ गए। दूसरा ऑप्शन है घास, बकरी, मानव, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि देखिए पहले है घास, घास को बकरी खाएगी और बकरी को फिर मानव खा जाएगा, है ना, खा सकता है। तो कहने का मतलब ये आहार श्रृंखला बन सकती है। बाकी तीसरा ऑप्शन देखिए बकरी, गाय, हाथी, तीनों ही क्या आ गए? तीनों ही शाकाहारी आ गए, उपभोक्ता आ गए। चौथा ऑप्शन है घास, मछली और बकरी। तो देखो घास का मछली से कोई लेना देना नहीं है, मछली का बकरी से कोई लेना देना नहीं है, ये आहार श्रृंखला बनी ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए बताओ आज की क्लास में जो क्वेश्चन आए वो वास्तव में आपको कैसे लगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न अपना, जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। जैव आवर्धन, जैव आवर्धन कहते हैं कि जीव जंतुओं के शरीर में जो हानिकारक पदार्थ जमा हो जाते हैं, किसके द्वारा? भोजन करने के द्वारा। तो वो कौन सा पदार्थ है जो आपके शरीर में जाकर के जम जाएगा, इस क्रिया को हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो देखिए पीड़कनाशी, हम फसलों पे पीड़कनाशी छिड़कते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए, है ना, DDT छिड़कते हैं तो वो भी, और शाकनाशी जो कि फसलों पे हम छिड़कते हैं। तो ये तीनों ही दवाइयां ऐसी हैं जो कि क्या काम करती हैं? जैव आवर्धन करने का काम करती हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन। तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है? चौथा ऑप्शन, क्योंकि चारों ही सही है, इसमें तीनों ही सही है, पीड़कनाशी, DDT और शाकनाशी, ये तीनों ही क्या काम करते हैं? जैव आवर्धन करने का काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसी
रासायनिक पदार्थ हैं जो कि आहार श्रृंखला में जाने के बाद ऊपर वाले पोषक स्तर में ये संरक्षित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, अपमार्जक का क्या कार्य है? अपमार्जक का काम बताओ। अपमार्जक क्या करता है? भोजन बनाता है क्या? नहीं। वायु को शुद्ध करता है क्या? बिल्कुल नहीं। वायु को अशुद्ध करता है क्या? नहीं। पदार्थ का चक्रीकरण करता है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पदार्थों को मिट्टी में मिला देता है। जैसे कोई भी जीव जंतु मरा तो उसका जो मृत शरीर है उसको ये नष्ट कर देंगे। उस मृत शरीर में जितने भी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, जितने भी खनिज लवण हैं, उन सबको वापस मिट्टी में मिला देगा। यानी कि पदार्थों को क्या कर दिया इसने? चक्रीकरण कर दिया। तो चक्रीकरण करने का काम होता है इसका। ठीक है, चलिए भाई, आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और अपना क्लास का अगला वाला प्रश्न है, 30 वाले प्रश्न पे पहुंच गए हम। जैव विविधता शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रचलित किया गया है? देखिए, पहले वाला जो शब्द पूछा था आपको वो पारितंत्र का था। वहां पे पारितंत्र शब्द कौन से वैज्ञानिक दिया था? एजिटेंसले ने। लेकिन यहाँ पे जैव विविधता का पूछा है, बायोडाइवर्सिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का जो शब्द है वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है मेमोरी बेस्ड पे होते हैं, इसमें कोई सोचने विचारने का काम नहीं है। आपको याद है तो आंसर दे सकते हो, याद नहीं है तो आंसर नहीं दे सकते हो। अब अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने तप्त स्थल है? तो आपको हॉट स्पॉट बताने हैं। तप्त स्थल, तप्त स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट। तो भारत के अंदर वैसे 4 हॉट स्पॉट है, लेकिन इसका आंसर कभी कभार 3 भी मान लिया जाता है, क्योंकि जो मैं 4 बता देता हूं आपको कौन कौन से है वैसे। एक तो हिमालय है, दूसरा अपने पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, 3 हो गए, और एक इंडो ब्रह्मा का भी होता है। तो 4 है वैसे तो टोटल, लेकिन क्योंकि इंडो ब्रह्मा अपना कुछ ही भारत का हिस्सा आता है उसमें, फिर दूसरा म्यांमार ब्रह्मा में चला जाता है, इसलिए उसको कम मानते हैं। वैसे जनरली इसका आंसर 4 होना चाहिए, लेकिन कभी कभार 3 भी मान लिया जाता है। तो आपको तो याद रखना है 4 होता है इसका, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है अपना पास, IUCN की लाल सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है? तो IUCN एक संस्था होती है जो कि अपने नेचर को बचाने का काम करती हैं, रिकॉर्ड रखती हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न कह रहा है कि इसकी जो रेड डाटा बुक होती है, लाल सूची होती है, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों वाली सूची जो होती है, उसके अंदर ये जो जातियां दे रखी हैं ये कौन सी विलुप्त हो चुकी हैं? क्या डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है, क्वेगा ये भी विलुप्त हो चुका है, और थाइलेसिन ये भी विलुप्त हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जो जानवर दे रखे हैं, पक्षी दे रखे हैं, ये तीनों ही विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो ये उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन सही है। चलिए, अगला प्रश्न है अपने पास में कि संसार में पाई जाने वाली संपूर्ण जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत में विद्यमान है? तो टोटल जो जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसका अपने इंडिया के अंदर 8% भाग है। कितना भाग है? 8% भाग है। यह आपको डायरेक्टली याद रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक की सूची में जातियां होती हैं। जो रेड डेटा बुक होती हैं, लाल आंकड़ों वाली पुस्तक होती है, उसके अंदर कौन सी जातियां होती हैं? सुभेद्य जातियां होती हैं, विलुप्त प्राय जातियां होती हैं, संकटापन्न जातियां होती हैं, या उपयुक्त सभी होती हैं? तो देखिए, रेड डेटा बुक के अंदर इन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी पे संकट आ रहा है, कौन सी विलुप्त होने वाली है, कौन सी विलुप्त हो चुकी है, कौन सी सुभेद्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा उपयुक्त सभी। इनका सभी का रिकॉर्ड होता है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताना है आपको। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बहुत सारे बच्चों को याद होगा, आप कमेंट करके बताना कि ये जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये कौन सा है और इसको कब बनाया गया है। तो ये होता है वैसे डॉल्फिन। कौन सा होगा? डॉल्फिन। और डॉल्फिन भी कौन सी? गंगा नदी वाली। तो वैसे यहाँ पे नदी की डॉल्फिन लिख रखा है, लेकिन गांगेय डॉल्फिन होना चाहिए। ओके, तो गंगा नदी की डॉल्फिन, यहाँ पे डॉल्फिन जो नदी में रहती है उसको हमने क्या मान रखा है? जलीय प्राणी घोषित कर रखा है। अब ये कब घोषित किया ये आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितने प्रतिशत है? आपको बताना कि पूरे विश्व के अंदर जाति विविधता कितनी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है। तो ये होती है रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन। कितनी होती है? 7 मिलियन है। चलिए, अगला प्रश्न है, संसार में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? पूरे संसार के अंदर कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिनको हम तप्त स्थल कहते हैं, वो कितने पूरे विश्व के अंदर? पूरे विश्व के अंदर 34 हैं। कितने हैं? 34, जिनमें से 4 अपने इंडिया के अंदर है। ओके, ये आपको याद रखना है। ऐसा प्रश्न आया था ना अभी ऊपर, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट? 4 हैं, जो कि मैंने आपको नाम भी बताए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, पादपों और जंतुओं को विलुप्त होने के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ये 4 कारक आपको बता रखे हैं, या आप इन 4 कारकों को पढ़ते हैं, फिर बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कारक है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार से इनको नष्ट कर रहा है, जीव जंतुओं को और पादपों की जातियों को। देखो, विदेशी जातियों का आक्रमण,
ये तो है ही सही खैर, लेकिन इतना हावी नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, आवासीय क्षति और विखंडन। आवासीय क्षति का मतलब होता है कि जो जंगल है उनको हम नष्ट कर रहे हैं, उनके आवासों को नष्ट कर रहे हैं, उनका विखंडन कर रहे हैं। जंगल के बीच में से ट्रेन की पटरी डाल दी हमने, जंगल के बीच में से रोड निकाल दिया हमने, तो इससे क्या हो गया, विखंडन हो गया, आवासीय क्षति हो गई। इसलिए ये पादप और जंतु विलुप्त हो रहे हैं, ये सबसे मुख्य कारण है इसका। ओके, चलो अगला प्रश्न है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। बाह्य स्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण, ये संरक्षण करने की दो प्रकार की विधियां होती हैं, बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय। तो बाह्य स्थानीय का मतलब है कि बाहर दूसरे स्थान पे उन जंतुओं को रखा जाता है सुरक्षित। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक है और स्वस्थान का ही है। दूसरा है बीज बैंक, ये जरूर इसका सही उदाहरण है, क्योंकि बीज बैंक के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग फसलों के, अलग अलग पौधों के बीजों को इकट्ठा करके एक जगह सुरक्षित रखते हैं, तो वो बाह्य स्थान हो गया। ठीक है, बाकी वन्य प्राणी उद्यान है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये भी प्राकृतिक और पवित्र उपवन भी प्राकृतिक है। तो ये तीन तो प्राकृतिक हो गए, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण है। बाकी ये जो बीज बैंक है ये क्या हो गया, बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, कौन सा संगठन जातियों की रेड सूची प्रकाशित करता है। लाल सूची, लाल आंकड़ों वाली पुस्तक कौन सी संस्था बनाती है। अभी ऊपर वाले प्रश्न में नाम भी आया था इस संस्था का, IUCN। कौन सी संस्था, IUCN, जो कि ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है IUCN। तो ये संस्था रेड डेटा बुक बनाती है, रिकॉर्ड रखती है जातियों का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर टू ऑल। आपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आप अपना ख्याल रखिए। ओके, धन्यवाद।